प्रिय शोधार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। मैं डॉक्टर रूपेश कुमार सिंह, सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। आज का जो मेरा व्याख्यान है वो आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत सूचना, दूसरा होगा व्यक्तियों का आधार, और तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि इस अधिनियम के तहत कौन कौन से प्राधिकारी हैं और उनके क्या अधिकार एवं दायित्व हैं। तो सर्वप्रथम जो व्याख्यान में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं वो जो चर्चा करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो अधिनियम के तहत जिनको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते या जिनका हम खुलासा नहीं कर सकते। तो जब हम आरटीआई एक्ट 2005 के धारा 8 के को देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं या उससे जुड़ी सूचना है, या न्यायालय के आदेश के द्वारा अर्जित सूचना है, विधानसभा का विशेषाधिकार प्राप्त सूचना है, या किसी फॉरेन ट्रेड से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको हम बौद्धिक संपत्ति अधिकार कहते हैं उसके से संबंधित है, विदेशी सरकार से प्राप्त कोई गोपनीय सूचना है उससे संबंधित कोई सूचना है, किसी व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा या जीवन को संकट में डालने वाली सुरक्षा है से संबंधित सूचना है, या किसी अन्वेषण या अभियोजन की कार्रवाई से संबंधित सूचना है, या हम कहें कि मंत्रिमंडल के कोई दस्तावेज हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम सूचनाओं का खुलासा नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज का जो हमारा चर्चा का या व्याख्यान का जो विषय है वह है व्यक्तिगत सूचना। जब हम व्यक्तिगत सूचना की बात करते हैं तो इसी अधिनियम के धारा 8J के तहत ये कहा गया है कि जिन चीज़ों के लिए लोकहित संबंधित जानकारी है तो उसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा कहा गया है कि सूचना जो व्यक्तिगत रूप से संबंधित है, जिसका खुलासा किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है, या जिसे एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति केंद्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का खुलासा विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है, परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप व्यक्तिगत सूचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर वो सूचना मांगी गई है और उससे लोकहित जन कल्याण जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर ऐसी सूचनाओं को देना आवश्यक होगी। और खासकर अगर राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल या संसद के द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाती है तो वहाँ पर देना जरूरी होगा। अब अगर हम बात करें कि एक एनजीओ के रूप में कि जो व्यक्तिगत सूचना है आरटीआई के संबंध में, जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि एनजीओ शोध के लिए और कोई सेवा वितरण निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए व्यक्तिगत डेटा ले सकता है, और उस डेटा के तहत वो नाम, उसका पता, आधार संख्या, दूसरी चीज कल्याणकारी जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उसके तहत उसको क्या लाभ प्राप्त हुआ है, उसका रोजगार, उसका वेतन और उसका टैक्स डिटेल या जिसको हम कर विवरण कहते हैं, उससे संबंधित सूचना
ले सकता है एनजीओ। इसी के साथ साथ हम जब ये देखते हैं कि एनजीओ ये सूचनाएं तो ले सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि धारा 8J में जो वर्णित किया गया है कि वो सूचनाएं, व्यक्तिगत सूचनाएं को प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक उससे सार्वजनिक हित प्रभावित ना हो। और अगर कहीं वो सूचना तीसरे पक्ष से संबंधित है, जिसको हम पर व्यक्ति कहते हैं, अब आगे मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा, जिसकी चर्चा अधिनियम की धारा 11 में की गई है। अगर कोई एनजीओ मान लिया कि बीपीएल फैमिली के लाभार्थियों के बारे में जानकारी चाहता है, तो उससे संबंधित सूचना लेने के लिए, चूंकि कोई एनजीओ बीपीएल फैमिली के संबंध में वो पर व्यक्ति होगा, और ऐसी सूचना लेने के लिए अगर उस व्यक्तिगत कोई बीपीएल फैमिली में अगर कोई ऐसा परिवार है, उसके बारे में अगर आप सूचना चाहते हैं, तो धारा 11 में ये व्यवस्था की गई है कि पर व्यक्ति से सूचना लेने से पहले उसका विचार या उसकी सहमति लेना आवश्यक होता है। तो दो चीजें आ गई कि धारा 8(1)J में ये बात कही गई है कि व्यक्तिगत सूचना तब तक नहीं दी जाती या दी जा सकती है जब तक उससे सार्वजनिक हित प्रभावित ना हो, और ये सूचना देना है कि नहीं देना है ये तय जो उससे संबंधित सूचना अधिकारी है, जन सूचना अधिकारी है, वो तय करेगा। और धारा 11 में जो पर व्यक्ति से संबंधित चीजें हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। एक और महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो संस्थाएं, जो गैर सरकारी संगठन आरटीआई के तहत या आरटीआई मुद्दे पे कार्य कर रही हैं, तो उनको किस तरीके से एक कानूनी और नैतिक संतुलन बनाने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि गैर सरकारी संगठनों को पारदर्शिता और गोपनीयता में संतुलन बनाना चाहिए। सबसे पहली चीज है, आपको यह देखना होगा कि व्यापक सार्वजनिक हित के आधार पर अनुरोधों को उचित ठहराएं। दूसरा है, जहां भी संभव हो आप जो डेटा ले रहे हैं या आंकड़ा जो प्राप्त कर रखे हैं उनको गुमनाम रखें। तीसरी बात आती है कि जब तक प्रणालीगत भ्रष्टाचार या अधिकारों के उल्लंघन का विषय ना हो, तब तक आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से बचें। कहने का तात्पर्य है कि आप व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर ना लगाएं। व्याख्यान में जो हमने कहा था कि आपसे एक दूसरी चर्चा मुझे करनी है, और वो चर्चा है कि बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का आधार क्या होगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आरटीआई अधिनियम के धारा 2N के अनुसार पर व्यक्ति से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मान लिया मिस्टर ए वाई के बारे में सूचना चाहते हैं और मिस्टर ए का वाई से कोई संबंध नहीं है, तो वो पर व्यक्ति माना जाएगा। तो सेक्शन 2N में इस चीज को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि पर व्यक्ति से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी है, पब्लिक अथॉरिटी है। अतः जब कोई व्यक्ति ऐसी सूचना के लिए आवेदन करता है जो उससे स्वयं संबद्ध नहीं है, तो वह व्यक्ति से संबंध सूचना के लिए पर व्यक्ति माना जाएगा। अब आती है दूसरी एक, इसी में एक व्याख्यान में जो हमने कहा था आपसे कि पर व्यक्ति का आधार क्या होगा। आरटीआई एक्ट यह कहता है
कि पर व्यक्ति को संबद्ध या उसके द्वारा दी गई सूचना जो उसके द्वारा गोपनीय मानी गई हो का किसी व्यक्ति के आवेदन पर खुलासा करने से पहले, कहने का तात्पर्य है कि थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन देने से पहले सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। और यदि कोई लोक सूचना अधिकारी किसी व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के संबंध में अगर सूचना मांगी गई है तो उसका दायित्व यह है कि जो थर्ड पार्टी है उसको पहले जिसने आवेदन किया है सूचना के लिए, उस आवेदन के साथ 5 दिन के अंदर जिसके बारे में सूचना मांगी गई है उसको वो एक लिखित नोटिस भेजेगा और साथ ही साथ ये बताएगा कि आपके बारे में सूचना आपसे मांगी गई है। फिर उस व्यक्ति का यह दायित्व है कि नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर लिखित या मौखिक रूप से वो सूचना आवेदक को प्रदान की जाए या ना प्रदान की जाए को इसके बारे में सूचित करेगा। तत्पश्चात ही, या हम ये कहें कि आवेदक ने जो सूचना मांगी है थर्ड पार्टी के बारे में, तो पहला कार्य लोक जन सुनवाई अधिकारी का है कि वो थर्ड पार्टी को 5 दिन के भीतर एक लिखित नोटिस भेजे और उसको ये बताए कि आपके बारे में इन इन बिंदुओं पे सूचना मांगी गई है, जो कि एक गोपनीय सूचना है। उसके पश्चात जो व्यक्ति है जिसके बारे में सूचना मांगी गई है उसका यह दायित्व है कि वो 10 दिन के भीतर या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप में अपना एक जो आवेदन है, अपने विचार हैं या अपना पक्ष है, वो लोक सूचना जन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और प्रस्तुत करने के पश्चात जो जन सुनवाई अधिकारी है उसका यह दायित्व है कि उस आवेदन पर निर्णय लेने से पहले वो उस कंसेंट को जरूर देखेगा जिसमें थर्ड पार्टी ने ये लिख करके दिया है या मौखिक रूप से बताया है कि सूचना दे दी जाए या ना दे दी जाए। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि थर्ड पार्टी को जब आधार बनाया गया है तो उसकी सहमति या असहमति लेना, सहमति असहमति लेने के बाद जन सुनवाई अधिकारी का यह दायित्व है कि अपना निर्णय लेते समय उसकी सहमति असहमति को दृष्टिगत रखते हुए ही अपना निर्णय प्रस्तुत करे। तो ये जो दूसरा पार्ट था इस लेक्चर का कि व्यक्तिगत आधार क्या होगा, अब एक तीसरा पार्ट इसी लेक्चर में है या व्याख्यान में है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो है अधिनियम के तहत प्राधिकारी। वो कौन कौन से प्राधिकारी हैं जो इसके तहत आएंगे, या हम ये कहें आरटीआई एक्ट के तहत आते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो अधिनियम में बताया गया है समुचित सरकार। समुचित सरकार से तात्पर्य है केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा स्थापित या नियंत्रित। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अधिनियम में यह कहा गया है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो भी विभाग या जो भी प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं या उनके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं या उनके द्वारा उनको वित्त प्रदान किया जाता है, उनके संबंध में जो केंद्र सरकार है वो समुचित सरकार होगी। दूसरा कि राज्य सरकार के द्वारा जो स्थापित या नियंत्रित या जिसको हम कहें वित्त पोषित अनुदानित लोक प्राधिकरण हैं, उनके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार होगी। दूसरी अथॉरिटी इसके अंदर आती है लोक प्राधिकरण। लोक प्राधिकरण के तहत आरटीआई एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारी विभाग
विधिक निकाय, सरकारी उपक्रम, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनको हम लोग कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज, लोक प्राधिकरण आते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भी सरकारी उपक्रम हैं, विभाग हैं, निकाय हैं, या जिनको सरकारी स्वामित्व है या उनका नियंत्रण है, वो सब लोक प्राधिकरण के तहत आते हैं। तीसरी अथॉरिटी इसके तहत आती है लोक सूचना अधिकारी। प्रत्येक लोक प्राधिकरण अपने प्रत्येक प्रशासकीय इकाइयों या कार्यालयों के लिए आवश्यक हो लोक सूचना अधिकारी और एक सहायक लोक सूचना अधिकारी मनोनीत करेगी। जैसा कि मैंने बताया कि चाहे वो समुचित सरकार हो, चाहे लोक प्राधिकरण हो, जो भी, चाहे वो केंद्र द्वारा पोषित हैं, नियंत्रित किए जा रहे हैं, या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पोषित या नियंत्रित हैं, या राज्य सरकार के द्वारा, इनकी जो सभी इकाइयां हैं या कार्यालय हैं, चाहे वो जिले स्तर के कार्यालय हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय कार्यालय हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, उन सभी जगहों पर लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी मनोनीत किए जाएंगे। चौथी व्यवस्था जो अधिकारियों की गई है, प्राधिकारियों की गई है, वो है केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग। केंद्र सरकार एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करती है। आप सभी लोग जानते हैं, खासकर जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे हैं या उनके जो कार्मिक हैं, उनको ये जरूर मालूम होता है कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसका गठन किया जा चुका है और उसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर एक राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया जाता है। सामान्यतः ऐसे जो आयोग हैं वो संबंधित राज्यों के राजधानियों में स्थापित होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राज्य सूचना आयोग का कार्यालय है और वहीं पे राज्य सूचना आयुक्त अपना उनका कार्यालय स्थापित किया गया है। अब आती बात शिकायत, कंप्लेन। शिकायत कब की जा सकती है? कुछ परिस्थितियों में जहां अपील की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो, पीड़ित व्यक्ति केंद्रीय राज्य सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है। एक व्यक्ति निम्न परिस्थितियों में शिकायत कर सकता है: यदि निम्न कारणों से कोई व्यक्ति केंद्रीय राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में असमर्थ हो। दूसरा, यदि ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई हो, या तीसरा, सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के लिए आवेदन या अपील को संबद्ध प्राधिकारी को भेजने के उद्देश्य से स्वीकार करने से मना कर दिया हो, किसी व्यक्ति को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने से मना कर दिया हो, तो इन परिस्थितियों में आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है चर्चा के लिए, वो ये है कि जो ऊपर प्राधिकारी अधिनियम में जिनकी व्यवस्था की गई है, उनके अधिकार क्या हैं, उनके वैधानिक शक्तियां क्या हैं। तो सबसे पहला है कि निर्णय देना। जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं उनके बारे में, चाहे वो जन सूचना अधिकारी हो, चाहे सहायक जन सूचना अधिकारी हो, चाहे अपीलीय अधिकारी हो, चाहे राज्य सूचना आयुक्त हो, चाहे आपके केंद्रीय सूचना आयुक्त हों, उस पर निर्णय लेना या निर्णयों का खुलासा करना। दूसरा होता है जो फीस है उसका आकलन करना, कि जो किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया गया है लेकिन उसके साथ फीस प्रस्तुत नहीं की गई, जैसा व्यवस्था की गया है। सामान्यतः 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या किसी अन्य माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हैं। परंतु जो सूचना आपको लेनी है, मान लिया आपको 1000 पेज की सूचना है, तो उसके बारे में कितनी और फीस लगेगी, उसकी फोटोकॉपी में या इन चीज़ों को, उसको भी राज्य अधिकारियों के द्वारा
जो हमारे अधिकारीगण हैं, प्राधिकारीगण हैं, वो तय करते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर कोई निर्णय लिया गया है और निर्णय को लागू नहीं किया गया है या क्रियान्वित नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सूचना अधिकारियों को, राज्य सूचना आयुक्त को, केंद्रीय सूचना आयुक्त को दंड अधिरोपित करने की भी शक्तियां होती हैं। आप सब लोग देखते हैं, सामान्यतः कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर उनको लागू नहीं किया जाता है, तो फिर वहां पर पेनाल्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इम्पोज कर दी जाती। अब चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि गैर सरकारी संगठनों का आरटीआई के साथ या आरटीआई में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, तो हम जब एनजीओ के संदर्भ में इसको देखते हैं तो एनजीओ की कुछ नैतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण होते हैं जिनको उनका पालन करना चाहिए। इथिकल और प्रैक्टिकल अप्रोचेज हैं एनजीओज के, जिनको हमें देखने की जरूरत है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब आप व्यक्तिगत डेटा की जानकारी ले रहे हैं, जिसको हम लोग अभी शुरुआत में हमने स्पष्ट किया था कि हमें यह देखने की जरूरत है कि व्यक्तिगत डेटा लेने के समय हमें कौन कौन से नैतिक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली बात है सहमति आधारित या सार्वजनिक हित संचालित औचित्य। जब भी हम व्यक्तिगत आंकड़े चाह रहे हैं, व्यक्तिगत सूचना चाह रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि क्या उसकी सहमति है, उसकी कंसेंट है, और दूसरा हम ये देखें कि क्या वो जो सूचना मांगी जा रही है उसमें व्यापक जनहित समाहित है कि नहीं है। तो गैर सरकारी संगठनों को सूचना के लिए जब आवेदन कर रहे हैं तो इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा बिंदु आता है कि हमें जो भी सूचना हम ले रहे हैं तो वहां हम ये करें कि समेकित या जो हम लोग कहते हैं ना सैंपल बेस्ड डेटा, नमूना आधारित सूचना हमको लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी सूचना हम कहीं से मांग लें, अगर वो समेकित भी नहीं है, संकलित नहीं की गई है, तो ऐसी सूचना मिल पाना संभव नहीं होता है। और हमें कोशिश करना चाहिए जो तमाम कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उनके जो लाभार्थी होते हैं, खासकर जैसे बीपीएल है, मनरेगा है, इसके संदर्भ में अगर आप सूचना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप नमूना आधारित डेटा लीजिए और उसके आधार पर आप सूचना लीजिए और फिर आगे की कार्रवाई अग्रसारित करिए। सबसे खास बात है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जब भी कोई आप ऐसा कार्य करने जा रहे हैं तो कोई भी चीज़ों का अगर आप चाहते हैं कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो प्राधिकारीगण हैं, वो उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें या अनुपालन सुनिश्चित करें, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अधिकारियों के साथ और शोधकर्ताओं के साथ, अगर हम एनजीओ के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हमें सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें उनके अनुपालन में कोई गलत तरीका अपनाना चाहिए। जब हम इथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब बात कर रहे थे तो उसमें हमने व्यक्तिगत चीज़ों पे बात की। अब मैं दूसरी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ, और वो है कि जब कोई गैर सरकारी संगठन आरटीआई के तहत एक एडवोकेसी के रूप में उपयोग कर रहा है, आरटीआई को एक एडवोकेसी के रूप में उपयोग कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वकालत के लिए आरटीआई का रणनीतिक उपयोग। वकालत से तात्पर्य यहाँ पर एडवोकेसी है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि पहली शर्त यह है कि व्यक्तिगत मामलों के बजाय, मतलब जो हम पर्सनल केसेस लेते हैं, उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, नीति स्तरीय आंकड़े पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मिस्टर एक्स के बारे में ही जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन हम
जो नीति आधारित डेटा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम नीति आधारित डेटा को लेंगे तो उससे व्यक्ति जुड़ा होगा और फिर व्यक्ति के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी होती है वो हो जाती है। दूसरा हमने आपसे ये बताया है कि जो भी भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, योजनाएं, सेवाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन योजना हो या मनरेगा हो, बीपीएल कार्ड के वितरण से हो या पीडीएस सिस्टम से संबंधित हो, तो सेवा वितरण में जो कमियां हैं उनको उजागर करने के लिए हमें आवेदन तैयार करें और ये इस पे फोकस ना करें कि व्यक्तिगत रूप में किसने क्या गलती की है। अगर हम उन सेवाओं के जो भी सेवाएं हैं उन पे हम फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारा सर्विस डिलीवरी गैप है, सेवा वितरण में जो कमियां हैं उसको हम पकड़ेंगे और हम व्यक्तिगत गलतियों को नहीं टच करें। तीसरा जो हमें ध्यान देने की बात है कि हमको समुदाय आधारित जो स्वामित्व है और साक्ष्य आधारित जो कार्यक्रम है उनको मजबूत करने के लिए आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। जो इसको हम कहते हैं ना समुदाय आधारित स्वामित्व या कम्युनिटी ओनरशिप, और कहते हैं कि साक्ष्य आधारित कार्यक्रम, उसके लिए हमें सूचनाओं का उपयोग करना चाहिए जिससे गैर सरकारी संगठन अच्छी दिशा में कार्य कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम ये देखें कि गैर सरकारी संगठनों की क्या वैधानिक जिम्मेदारियां हैं, अब अगर मैं देखना चाहूँ तो कि गैर सरकारी संगठनों के लिए ये आरटीआई किस तरीके से महत्वपूर्ण है या इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, तो आरटीआई एनजीओ के लिए एक बहुत ही परिवर्तनकारी कानूनी उपकरण है जिसको हम लोग कह सकते हैं एक लीगल चेंज टूल है और जिसके माध्यम से आप सार्वजनिक जिम्मेदारी को या जवाबदेही को आगे बढ़ा सकते हैं या जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। सार्वजनिक जवाबदेही, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी गैर सरकारी संगठन आरटीआई का प्रयोग करके एक तो पहली चीज़ ये है कि आप पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पारदर्शिता भी सुनिश्चित कर सकते हैं शासन में। इसके अलावा जो आजकल हम लोग बात करते हैं अधिकार आधारित विकास, राइट बेस्ड डेवलपमेंट या राइट बेस्ड अप्रोच की जो हम बात करते हैं खासकर समाज कार्य के क्षेत्र में, तो ऐसी जगहों पर भी हम आरटीआई एक महत्वपूर्ण टूल गैर सरकारी संगठनों के लिए साबित हो सकता है या सिद्ध हो सकता है। हमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम खासकर गैर सरकारी संगठनों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि हमें जब भी हम आरटीआई का प्रयोग करें तो उसमें सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखें, व्यक्तिगत इंटरेस्ट या व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को उतनी महत्वपूर्ण रूप में ना लें। तभी हमारे लिए जो आरटीआई है वो काफ़ी एक परिवर्तनकारी यंत्र के रूप में सिद्ध होगा जिसके तहत हम एक ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो एक वैधानिक परिवर्तन के रूप में होगा। और हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब गैर सरकारी संगठन आरटीआई को यूज कर रहे हैं या उसका प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों के लिए उनको भविष्य में ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने कर्मचारियों को एक प्रॉपर प्रशिक्षण दिलाएं आरटीआई के बारे में, कैसे आवेदन लिखा जाता है, किसको संबोधित किया जाएगा,
उसका विषय क्या होगा, अगर आप थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना मांग रहे हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक निर्देश हैं। धारा 8 के तहत अगर आप किसी की व्यक्तिगत सूचना मांग रहे हैं तो उसके लिए क्या बात कही गई है अधिनियम में। धारा 11 में पर व्यक्ति या थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना के बारे में क्या कहा गया है, उसका आधार क्या बनाया गया है, उसमें 5 दिन की नोटिस दी गई है कि नहीं दी गई है, 10 दिन में उनका उत्तर आया है कि नहीं आया है। तो इससे संबंधित जो समय सीमा है, जो कंसेंट के लिए उसकी वापस अपनी सहमति असहमति देने की जो समय सीमा है, उसकी एक प्रशिक्षण कर्मचारियों को देना चाहिए, उसके लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। आवेदनों और अपीलों के लिए एक मानकीकृत प्रारूप बनाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन जन सूचना अधिकार के लिए आता है और आपको कहीं आवेदन करना है, आपको आवेदन करने के बाद आपको सूचना नहीं मिली है 30 दिन के भीतर जैसा विषय है, तो उस पर अपील करनी है, तो आवेदन और अपील दोनों का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसको हम लोग कहते हैं मानकीकृत प्रारूप, बनाना चाहिए, उसको डेवलप कर लेना चाहिए, विकसित कर लेना चाहिए, ताकि सूचना लेने में आपको कोई परेशानी या कठिनाई ना हो। एक और ध्यान रखने की बात है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो जटिल और संवेदनशील प्रकरण हैं, उनके लिए गैर सरकारी संगठनों को, जो कानूनी एक्सपर्ट हैं, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं आरटीआई के, उनके साथ सहयोग करना चाहिए, उनके साथ एक कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए और उसके आधार पर ही जटिल और संवेदनशील मुद्दों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना चाहिए। इस बात को मैं बार बार आपसे व्याख्यान में चर्चा कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्तिगत डेटा को संभालने के लिए, किसी भी व्यक्तिगत सूचना को, आंकड़े को रखने के लिए गोपनीयता आपकी प्रथम नीति होनी चाहिए। किन्हीं भी कारण से प्राइवेसी जो है, वो व्यक्तिगत जो गोपनीयता है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उसका खुलासा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई गैर सरकारी संगठन व्यक्तिगत आंकड़ों को संभालने में गोपनीयता के सिद्धांत को नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं वो भविष्य में उस संगठन के लिए परेशानी होगी, समस्याएं आएंगी, कार्य करने में अड़चनें आएंगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, गैर सरकारी संगठनों के लिए जन सूचना जो है अधिकार, वो एक वरदान के रूप में है। उसके तहत वो लोगों के हितों की एडवोकेसी कर सकते हैं, सार्वजनिक मुद्दों को उठा सकते हैं, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनमें अगर भ्रष्टाचार है तो उसका खुलासा कर सकते हैं, शासन की जवाबदेही तय कर सकते हैं और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।